हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। एटियोलॉजी यानी कि कॉजेज़, क्या कारण है जिसके द्वारा इस तरह की गंभीर बीमारी या मानसिक रोग किसी भी व्यक्ति को होता है। आइए सबसे पहले इसकी मीनिंग को हम लोग समझें। सिजोफ्रेनिया इज़ अ क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर दैट इफ़ेक्ट्स लेस दैन 1% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। अगर यूएस पॉपुलेशन की बात कहें हम लोग, तो हम लोग ये देखते हैं कि इसमें 1% जो व्यक्ति है वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है। और सिजोफ्रेनिया क्या है? एक क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, यानी मानसिक रोग है, बहुत ही जटिल प्रकार का मानसिक रोग है, कम्प्लेक्स ब्रेन डिसऑर्डर है। When schizophrenia is active, symptoms can include delusions, hallucinations, disorganized speech, trouble with thinking and lack of motivation. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी बतलाया है सिजोफ्रेनिया के बारे में डिटेल में कि वो क्या, उसका नेचर क्या है, उसका क्या अर्थ है, तो और उसमें क्या हो सकता है। जैसे कि अगर सिजोफ्रेनिया का कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा अगर वो ग्रसित है इस रोग से, तो उसमें व्यामोह पाया जाता है, उसमें विभ्रम पाया जाता है, उसका जो वाक दोष पाया जाता है यानी स्पीच डिसऑर्डर पाया जाता है, राइटिंग डिसऑर्डर पाया जाता है, ट्रबल विथ थिंकिंग यानी कि उन लोग सोच नहीं सकते हैं, उनका चिंतन बिल्कुल अवरुद्ध होता है और उनके अंदर कोई किसी भी तरह की कोई प्रेरणा नहीं रहती। सिजोफ्रेनिया इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टॉर्शन इन थिंकिंग। डिस्टॉर्शन इन थिंकिंग मतलब कि सोचने में अवरोध या बाधा या विकृति। परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण भी उनका बिल्कुल डिस्टॉर्टेड या विकृत होता है। इमोशंस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस उनमें बहुत पाए जाते हैं, इमोशनल रिएक्शंस उनका सही नहीं होता। लैंग्वेज प्रॉब्लम उनको होता है, चाहे तो वो कुछ भी नहीं बोलते हैं या बोलते भी हैं तो फिर उनका कोई रेलिवेंट स्पीच नहीं होता। सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिहेवियर, उनको अपने बारे में और अपने बिहेवियर के बारे में भी कोई अनभिज्ञता होती है और वे लोग का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा डिसरप्टेड और बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। कॉमन एक्सपीरियंसेस इंक्लूड हैलुसिनेशंस, हियरिंग वॉइसेस और सीइंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। यानी हैलुसिनेशंस ये होता है विभ्रम, जहाँ पर उद्दीपन नहीं होता परंतु उस उद्दीपन का आभास होता है। तो चाहे वो हम सुनते हैं, चाहे वो हम लोग देख पाते हैं, तो इस तरह के बातों को हम हैलुसिनेशंस कर सकते हैं। एंड डिल्यूशंस यानी कि ये एक तरह का फॉल्स बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ है जो कि फिक्स्ड होता है, यानी उसको चेंज नहीं हो सकता है ऐसे रोगों में। Worldwide, schizophrenia is associated with considerable disability and may affect educational and occupational performances. जैसे कि पूरे विश्व भर में जब सिजोफ्रेनिया होता है किसी भी व्यक्ति को, तो ये डिजिबिलिटी देखी जाती है, अयोग्यता देखी जाती है। किस किस चीज़ की अयोग्यता? शैक्षिक अयोग्यता और अपने व्यवसाय में के परफॉर्मेंस में, यानी अपने किसी भी प्रकार का कोई कार्य वो सही तरीके से नहीं कर पाता, ना ही वो शिक्षा ग्रहण कर पाता है। आइए अब आज के मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं, एटियोलॉजी ऑफ सिजोफ्रेनिया। रिसर्च हैज़ नॉट आइडेंटिफाइड वन सिंगल फैक्टर, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिसर्चेज हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया है इस बारे में, इस रोग के बारे में, लेकिन कोई सिंगल फैक्टर इसके बारे में इसका कारण नहीं है। इट इज़ थॉट दैट एन इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड अ रेंज ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स में कॉज सिजोफ्रेनिया। इसका मतलब ये है कि ये दोनों का योग से इसका कारण बनता है, चाहे वो जेनेटिक फैक्टर होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, जैविक, या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, या फिर जिसको हम सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी कहते हैं। साइकोसोशल फैक्टर्स में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सिजोफ्रेनिया, यानी कि सामाजिक जो फैक्टर्स होते हैं उसको भी कंट्रीब्यूट करता है सिजोफ्रेनिया, यानी सिजोफ्रेनिया का रोग उससे उत्पन्न हो सकता है। मेजरली अगर हम इसको व्यू पॉइंट्स को बांटें तो वो 3 प्रकार के होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियो कल्चर। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स को पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स को पढ़ने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ कौन कौन से ऐसे होते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स जो होता है वो जीन्स से संबंधित होता है, मतलब इसमें जो भी शोधकर्ता हैं उन लोग का ये मत है कि जो सिजोफ्रेनिया का रोग एक बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन से जन्म लेता है या ऐसे पूर्ववृत्ति से वो अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, या फिर इसको इस तरह का इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। तो इसमें 4 स्टडीज़ दिए हुए हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ बताएंगे। जैसे स्टडीज़ ऑफ रिलेटिव्स। स्टडी ऑफ रिलेटिव्स में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जैसे कैंडलर, गॉट्समैन, इन लोगों ने इस पर अध्ययन किया और ये पाया है कि जिस व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया था तो देखा गया कि उनके क्लोज रिलेटिव्स को कहीं ना कहीं सिजोफ्रेनिया था,
और जिनको सिज़ोफ्रेनिया नहीं था उनके रिलेटिव्स लोग को सिज़ोफ्रेनिया नहीं था। तो ये शोधों के आधार पर ये कहा जाता है कि इस तरह की बातें हैं कि जिनके रिलेटिव्स का स्टडी करके हम लोग देखें कि वैसे रिलेटिव्स को सिज़ोफ्रेनिया था जिनके जो रोगी से कहीं ना कहीं से संबंधित थे। दूसरा है स्टडीज़ ऑफ ट्विन्स, यानी कि हम लोग जानते हैं फ्रैटर्नल ट्विन्स और आइडेंटिकल ट्विन्स, ये दो प्रकार के ट्विन्स होते हैं। आइडेंटिकल ट्विन्स में बहुत सारे गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं एक समान होती है और फ्रैटर्नल ट्विन्स में अलग अलग होता है। उसी तरह से जब बहुत मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया इस पर, तो शोध करके ये देखा गया कि इसमें आइडेंटिकल ट्विन्स में 100% ये जेनेटिक फैक्टर्स को सपोर्ट करता है और ये कहता है कि इसमें अगर एक को होगा तो दूसरे को भी होगा। लेकिन फ्रैटर्नल ट्विन्स में इसकी जो प्रतिशत, कम प्रतिशत में ये पाया जाता है और इसमें तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि ट्विन्स में भी ये का कारण है, अगर एक को होगा तो दूसरे को भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्टडीज़ ऑफ सिजोफ्रेनिक पीपल हु आर अडॉप्टेड, यानी कि स्टडीज़ ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड। स्टडीज ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड, हम किसी से भी दत्तक पुत्र या दत्तक पुत्री होती है जिसको कि हम लोग कहीं ना कहीं से किसी भी संस्थाओं से हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन जो है वो उसमें जेनेटिक फैक्टर नहीं आ सकता है, उसमें अधिकतर ये देखा गया। हाँ, ये बात अलग है कि जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं उसके माता पिता का या रिलेटिव्स को है कि नहीं सिजोफ्रेनिया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिस माँ बाप ने अडॉप्ट किया वो माँ बाप को हो सिजोफ्रेनिया, ये ज़रूरी नहीं है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर अगर तब भी समझ लीजिए उसको होता है तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर कहीं ना कहीं इसमें दोषी पाया जाता है। उसके बाद फिर आप आइए इसमें क्रोमोजोनल मैपिंग। क्रोमोजोनल मैपिंग में इसमें जो गुणसूत्रीय मैपिंग जिसको हम कह सकते हैं, गुणसूत्र हमारे होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिसका डीएनए टेस्ट इसमें इस तरह से बताया गया है कि शोधकर्ता क्या करते हैं इसमें कि सबसे पहले सदस्य का रक्त हम लोग सैंपल के रूप में लेते हैं और प्रत्येक जो सैंपल से डीएनए को अलग करके उसे कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर इसकी तुलना उन रक्त के सैंपल से के डीएनए के बांटे भाग से किया जाता है जो ऐसे परिवार के सदस्यों के लिए गए होते हैं जिन्हें मनोविकलता का या सिजोफ्रेनिया का रोग नहीं होता है। तो इस तुलना को जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है RFLP, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इस तरह से ये मनोवैज्ञानिकों ने शोध किया और ये पाया कि अगर गुणसूत्रों में किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो ये एक जेनेटिक फैक्टर बन जाता है और जेनेटिक फैक्टर बनने से इस सिजोफ्रेनिया का रोग उत्पन्न हो सकता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत ही दो और हैं जिसको कहते हैं बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़ और एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग ये पढ़ेंगे। उसमें यह है कि मनोवैज्ञानिकों ने कहा शोधों के आधार पर कि रोगियों में न्यूरॉन जो डोपामाइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं, बहुत जल्द ही वे लोग उत्तेजित हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा सूचनाओं का ट्रांसमिशन करते रहते हैं। इस तरह की अधिकता से मनोविकलता के विकृति का लक्षण उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक तरह का बायोकेमिकल चेंजेस जो होता है, बायोकेमिकल जो एबनॉर्मेलिटी होता है, उसके चलते ये सिजोफ्रेनिया उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद है एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। तो क्रिपलिन और अन्य मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविकलता का कारण असामान्य मस्तिष्क संरचना है, यानी कि अगर एबनॉर्मल तरीके से ब्रेन स्ट्रक्चर होता है तो व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जैसे कैनन एंड मैक्रो हैं, उसके बाद रेन एंड सुदार्थ हैं। तो ये सेरेब्रम और का क्रेनियम तथा और अन्य पार्ट्स ऑफ ब्रेन को के ऊपर स्टडी करके उन्होंने देखा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जिसका ब्रेन स्ट्रक्चर में कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो वो एक तरह का फैक्टर बन जाता है सिजोफ्रेनिया के लिए। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट। साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम लोग 5 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है साइकोडायनेमिक व्यू, उसके बाद है बिहेवियरल व्यू, फैमिली व्यू, एग्जिस्टेंशियल व्यू और कॉग्निटिव व्यू। सबसे पहले हम लोग साइकोडायनेमिक व्यू पर आते हैं और ये देखते हैं कि मनोविकलता या फिर सिजोफ्रेनिया जो है उसमें क्या होता है कि इसमें जो रिग्रेशन होता है या ईगो कंट्रोल होता है उसमें
जो एफ़र्ट किया जाता है उसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और जो हमारे डिप्रेशंस होते हैं, जो हमारे रिग्रेशंस होते हैं, जो हमारे मेंटल मैकेनिज़्म्स हैं, उसका कहीं न कहीं प्रभाव हमारे मस्तिष्क में पड़ता है। ये बीच में जो संघर्ष का जो कॉन्फ्लिक्ट जो होते रहते हैं हमारे जिसको जो हमारी इच्छा होती है और उसकी संतुष्टि नहीं हो पाती है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, तो उसके चलते ये हमारा रिग्रेशन और रिप्रेशन की प्रक्रिया होती है, और इस तरह से लोग के अंदर हैलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, और ये एक तरह का साइकोलॉजिकल कॉज के रूप में आता है। दूसरा है बिहेवियरल व्यू। व्यवहारात्मक विचारधारा में सिज़ोफ्रेनिया की व्याख्या करते समय लोग कहते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग द्वारा इसको किया जाता है, और इसमें लोगों का मत है कि अधिकतर लोगों को अपने वातावरण के या फिर परिवार, पास पड़ोस या फिर जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें दूसरे लोगों की हंसी या समझ लीजिए अनहैप्पीनेस पर उचित ध्यान देना सिखलाया जाता है, क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कि किस तरह की प्रक्रिया, हम लोग किस तरह का क्रिया कब और कैसे कर सकते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि परिस्थिति असाधारण हो जाती है और इन सामाजिक संकेत के प्रति ठीक ढंग से अनुक्रिया करने की दिशा में बाधा पहुंचता है, और जब बाधा पहुंचता है तो ऐसी परिस्थिति में सोशल क्यूज़ के प्रति ध्यान देना बंद कर देते हैं वे लोग, और इर्रेलेवेंट क्यूज़ पर अधिक ध्यान देते हैं। तो ये एक तरह का बिहेवियरल व्यू पॉइंट है जिसके द्वारा व्यक्ति सिज़ोफ्रेनिक बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है फैमिली व्यू। फैमिली व्यू, इसमें ये कहा गया है कि इसमें बहुत सारी, जैसे कि सिज़ोफ्रेनिक मदर अगर होगी तब, या फिर डबल बाइंड कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है वो अगर होगा तो, या फिर फैमिली स्ट्रक्चर अगर जैसा होता है, या स्टेटस ऑफ द फैमिली, उसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसका मैरिटल स्टेटस, उसका घर का आसपास का वातावरण, ये सब सारी बातें जो होती हैं वो सब कहीं ना कहीं से सिज़ोफ्रेनिया के रोग को उत्पन्न करने में या उसको बढ़ावा देने में बहुत ज़्यादा एक फैक्टर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडी किया है, जैसे कि स्टेटस ऑफ द फैमिली में उन्होंने ये बतलाया कि अगर समझ लीजिए कि ऐसे परिवार में जहाँ माता पिता में अधिक मानसिक संघर्ष होता है, या ऐसे परिवार में माता पिता आपस में जहाँ संचार स्थापित करने में अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन गैप होता है जहाँ पर, या फिर ऐसे परिवार में माता पिता अन्य समान परिवार के माता पिता की तुलना में अपने बच्चों की आलोचना अधिक करते हैं या उसमें अधिक संलिप्त रहते हैं, वैसे यानी कि ऑन द होल अगर फैमिली का अगर स्टेटस या कंडीशन या एनवायरमेंटल सिचुएशन अगर फेवरेबल नहीं होता है, तो बच्चों में इस तरह के, और हमने पहले भी बतलाया है आपको कि फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास में, और ये अधिकतर ये एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट से और अर्ली अडल्टहुड में ये सिज़ोफ्रेनिया का रोग पाया जाता है। तो उस समय अगर अपने पेरेंट्स से या घर के वातावरण के चलते अगर किसी तरह का कोई दोष उत्पन्न होता है, या फिर मेंटल बैलेंस बिगड़ता है, या हॉस्टाइल फीलिंग होता है अगर बच्चों को अपने माता पिता से, अपने घर से, तो इस तरह के सिम्टम्स उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंशियल व्यू। इसका मतलब ये होता है अस्तित्ववादी, इसका अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जिसको हम कहेंगे। तो इसमें इस व्यू पॉइंट में इसमें क्या कहा गया है कि मनोविकलता है एक पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण द्वारा उत्पन्न जो कन्फ्यूजन होता है तथा दुख से अपने आप को चंगा करने की कोशिश करता है, अपने आप को चाहता है कि वो सही कर ले, अपने आप को फिट रखे। तो इसलिए वो जो भी कंडीशन, जो फैमिली कंडीशंस है, या जो भी कन्फ्यूजन है, या दुख है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है फैमिली में, तो उससे दूर जाने के लिए वो अपने आप को इस तरह से, एक तरह से एस्केपिज़म का भाव उसके अंदर उत्पन्न होता है और वो उससे दूर हो जाता है। अगर व्यक्ति को इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अकेले छोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से वो ये समन्वय को एक स्वस्थ स्तर भी प्राप्त कर सकते हैं वो। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके ऊपर भी स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि उनको उनका जो ट्रू सेल्फ होता है और फॉल्स सेल्फ, ये दो तरह के होते हैं, और वो लोग पर्पसफुली अपने इन सेल्फ में से विभाजन करते हुए अपने आप को रोग का शिकार बना लेते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव व्यू। कॉग्निटिव व्यू मनोविकलता की संज्ञात्मक अगर व्याख्या में कई ऐसे बायोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं जो कि सम्मिलित किया गया है,
इसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती हैं, इसमें सेंसरी एक्सपीरियंसेस होते हैं सारे। पर संज्ञानात्मक व्याख्या अन्य व्याख्याओं से, जितने भी व्यू पॉइंट्स हैं उनसे तुलना में ये नया है बिल्कुल। और मूल रूप से ये सिजोफ्रेनिया का प्राथमिक लक्षण अर्थात डेल्यूजन की उत्पत्ति पर बल डाला गया है इसमें। इस व्याख्या का मूल्यांकन करने के लिए काफ़ी इनडायरेक्ट सबूत हैं जो कि बहुत विश्वसनीय नहीं भी होते हैं। तो ये इतने सारे जो कारण होते हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, और साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स व्यक्ति का खुद का कभी कभी बिहेवियरल चेंजेस के चलते होता है, कभी फैमिली के चलते होता है, कभी अस्तित्व में होता है, कभी उनके खुद के कॉग्निटिव व्यू पॉइंट्स में अगर भेद होता है तो उसके चलते भी हो सकता है। सोशियो कल्चरल व्यूज़ जो जिसको हम कहते हैं कि जो समाज जो हमें देता है या फिर जो हम अपनी संस्कृति से सीखते हैं, जो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनसे हम लोग सीखते हैं। इसमें क्या है कि समाज का कोई न कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है सभी से, क्योंकि समाज में कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जिसको कि फॉलो करना इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसी स्थिति में जब अगर कोई व्यक्ति इस सोशल और कल्चरल व्यूज़ को नहीं मानता है या फिर नहीं उसके नॉर्म्स को मानता है, तो और उसके विपरीत ही कोई काम करना चाहता है, तो वैसे समय देखा गया है कि ऐसे बच्चों को सिज़ोफ्रेनिया का रोग हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि मर्फ़ी हैं या रोज़नहैन है, और उन लोग का कहना है कि सिज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे लक्षण व्यक्ति में सिर्फ़ इसलिए उत्पन्न हो जाते हैं कि उन पर सिज़ोफ्रेनिया का लेबल लग जाता है। जैसे कि यह देख लेता है व्यक्ति कि समाज उस पर सिज़ोफ्रेनिया का लेबल लगा दिया है, यानी उसको करार कर दिया कि आपको सिज़ोफ्रेनिया का रोग है। तो उनमें एक आत्मपूरक भविष्यवाणी यानी सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी विकसित हो जाती है, जिससे सिज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे लक्षण उनमें और भी अधिक विकसित होने लगते हैं। एक तरह का साइकोलॉजिकल हो जाता है कि जब लोग उनको कहने लगते हैं कि आपको सिज़ोफ्रेनिया है, तो खुद ही उन लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं कि उनको सिज़ोफ्रेनिया है। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सोशल फैक्टर्स लाइक लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सिंगल स्टेटस, एथनिक ग्रुप आर सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड विद द प्रीवेलेंस ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स, जैसे कि निम्न आर्थिक स्थिति हुई, या सिंगल स्टेटस, सिंगल पेरेंट्स हैं, अगर किसी के साथ कोई साथ नहीं है, तो फिर या फिर एथनिक ग्रुप के कारण भी ये असर होता है हम लोगों को। अगर किसी एथनिक ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो भी इस तरह की बातें होती हैं, तो ये सब सिज़ोफ्रेनिया का एक कारण बन जाता है। बिलीफ एंड वैल्यू सिस्टम, अगर विश्वास है किसी चीज़ पर बहुत ठोस और उसको और वैल्यूज़ बहुत हाई वैल्यूज़ हैं, तो उसको लेकर भी कभी कभी इस तरह के सिज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। एटीट्यूड, अगर रॉन्ग एटीट्यूड है किसी का, तो उसके चलते भी रॉन्ग बिलीफ उत्पन्न होगा, और रॉन्ग बिलीफ उत्पन्न होगा तो अलग अलग तरीके से उन लोग उसका सिम्टम्स देख करने लगेंगे। सोशलाइजेशन गोल्स एंड प्रैक्टिसेस, जो सोशलाइजेशन होता है, जैसे कि अभी हमने कहा फैमिली जो इम्पॉर्टेंट होता है, तो फैमिली के चलते भी कभी कभी गलत सोशलाइजेशन के चलते भी इस तरह का इसके सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। कम्युनिकेशन स्टाइल्स, अगर कम्युनिकेशन स्टाइल का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और उसके चलते भी कभी क्या 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 होता है कि स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच डिफेक्ट पाया जाता है। इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड एक्सपीरियंस, जो आपस का रिलेशन कैसा है माता पिता से, समाज में, और कैसा अनुभव आपने किया वैसे रिलेशन से, उसका भी प्रभाव पड़ता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेस कोपिंग स्ट्रैटेजीज़, इसमें ये भी देखा जाता है कि अगर किसी प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है, अगर आप उस प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे आप अपने स्ट्रेस के साथ कोप अप कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, अगर आपके पास वो स्ट्रैटेजीज़ नहीं है, अगर वो आपके पास क्षमता नहीं है, तो आपको धीरे धीरे ये सिज़ोफ्रेनिया का रोग उत्पन्न हो सकता है। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि सोशियो कल्चरल व्यू पॉइंट के अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक कारक ऐसे होते हैं जो कि सिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को उत्पन्न करने में मदद पहुंचाते हैं। तो ये आज हमने कंप्लीट किया एटियोलॉजी ऑफ सिज़ोफ्रेनिया। आशा है आपको समझ में आया होगा, और यदि कोई किसी तरह का प्रश्न हो तो अवश्य आप पूछें मैसेज बॉक्स में। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।